साझा कर दूं। और आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित, तो राज्यसभा से जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास। मार्क जुकरबर्ग ने सीसैम, डीपफेक कंटेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर को लेकर भारत सरकार से मांगी माफी। आईटी मंत्रालय ने मेटा समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेताया, कहा भारत के कानूनों का करना होगा पालन। अनुच्छेद 370 खत्म होने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में विकास की बयार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना हुआ साकार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में आ रहा व्यापक बदलाव। पेपर लीक के मुद्दे पर झारखंड के युवाओं का अनशन जारी। विपक्ष के दोहरे रवैये से गरमाई सियासत। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने छात्रों से की मुलाकात, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी तक छात्रों से नहीं किया संवाद। उत्तर प्रदेश की संभल हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में खुलासा। आयोग ने सांसद जिया उर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई लोगों की भूमिका का किया जिक्र। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% रखा बरकरार, नहीं बढ़ेगी ईएमआई। साल 2028 में पॉलीमर करेंसी नोटों का प्रचलन में लाने का है लक्ष्य। फील्ड ट्रायल जारी, गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी जानकारी। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। मेटा के सीईओ ने बाल यौन शोषण सामग्री, सीसैम, डीपफेक कंटेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम में गलती को लेकर भारत सरकार से माफी मांगी है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वो मध्यस्थ की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। वो ही तय करते हैं कि सामग्री किसे मिलेगी। आईटी एक्ट के तहत सेफ हार्बर उन पर लागू नहीं होता है। मेटा ने माना था कि कुछ खास तरह की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा ने सरकार से माफी मांगी है और अपनी गलती पर खेद व्यक्त किया है। आईटी मंत्रालय ने मेटा समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें भारत के कानूनों का पालन करना होगा। संसदीय समिति ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से 3 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। इसके बाद मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की तरफ से बाल यौन शोषण सामग्री, सीसैम, डीपफेक कंटेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम में गलती को लेकर भारत सरकार से माफी मांगी गई है। मेटा के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने राजधानी में आईटी सचिव एस कृष्णन से मुलाकात भी की। इस बैठक में मौजूदा नियमों को सख्ती से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया गया और प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की घटनाओं पर चिंता जताई गई। मेटा और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके पास कड़े आंतरिक नियम और फैक्ट चेकिंग सिस्टम्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को भेजे गए एक पत्र में संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री के भाषण को हटाए जाने के मामले को बहुत गंभीरता से लिया था। लोकसभा सचिवालय ने भी इस मुद्दे पर पत्र लिखा था। 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला भारतीय राजनीति और संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में गिना जाता है। अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने को आज 7 साल पूरे हो गए हैं। 7 साल बाद सरकार इसे जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और सुशासन का आधार बता रही है, जबकि विपक्ष के अपने अलग राजनीतिक और संवैधानिक सवाल हैं। इस बीच सरकार का दावा है कि सुरक्षा, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि इस साल 5 अगस्त का दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी साल हमारा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका जीवन भर का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। दशकों पहले उन्होंने जो सपना देखा था, वो 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुआ। आज से ठीक 7 साल पहले 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370
और 35A को निरस्त कर ऐतिहासिक फैसला लिया। उस फैसले को लेकर भले ही बहस जारी है, लेकिन जमीन पर बदलाव साफ दिख रहे हैं। पत्थरबाजी, संगठित अलगाववादी गतिविधियां और आतंकवाद को संरक्षण देने वाली पुरानी व्यवस्था काफी हद तक इतिहास बन गई है। घाटी में तिरंगा शान से फहरा रहा है। युवा शिक्षा और टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं और बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्ट क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आतंकी घटनाओं में भारी गिरावट आई है। कश्मीर में 2004 से 2014 के बीच 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुई थीं, जबकि 2015 से 2025 के बीच 2,150 आतंकवादी घटनाएं हुई, जो आतंकवादी घटनाओं में 70% की कमी को दर्शाता है। वहीं बात 2004 से 2014 की करें तो इस बीच 1,770 नागरिकों की मौत हुई, जबकि 2015 से 2025 के बीच ये संख्या 357 रही, जो 80% की कमी है। आतंकियों पर नकेल कसी तो स्थानीय युवा भी शिक्षा और रोजगार से जुड़ते नजर आए। घाटी में सुरक्षित माहौल बना तो पर्यटकों ने भी धरती के स्वर्ग की ओर रुख किया। इन 7 सालों में पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2023 से 2025 के दौरान 7 करोड़ 85 लाख से अधिक पर्यटक आए, जबकि 2016 से 2018 में ये संख्या 4 करोड़ 76 लाख थी। कश्मीर घाटी में भी पहले की तुलना में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज हुई। 2024 में रिकॉर्ड लगभग 2 करोड़ 35 लाख पर्यटक पहुँचे। वहीं होम स्टे नीति, नए होटल और बेहतर सुरक्षा ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए। 2019 के बाद आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 हमें एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा। बदलाव तरक्कियात का, बदलाव बेहतर दिनों का, बदलाव अच्छे एजुकेशन का, बदलाव एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस का और बदलाव कहीं न कहीं एक बेहतर मुस्तकबिल को संवारने का। इस बदलाव की वजह से जम्मू कश्मीर में विकास की बयार भी बह रही है। रेल नेटवर्क का विस्तार भी तेजी से हुआ है, जो अब श्रीनगर तक पहुंच चुका है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। पर्यटन को बढ़ावा देने और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अब वंदे भारत ट्रेनें घाटी तक चल रही हैं, जिससे यात्रा समय घंटों कम हो गया है। सड़क, सुरंग और राजमार्गों पर हजारों करोड़ रुपए के निवेश से जम्मू कश्मीर को मुख्यधारा से जोड़ा गया है। मोदी सरकार के प्रयासों के चलते जल विद्युत परियोजना क्षमता भी बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने की 7वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि 7 साल पहले इसी दिन अनुच्छेद 370 और 35A इतिहास बन गए, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। चाहे महिलाएं हों या हाशिए पर रहने वाले समुदाय, जिन्हें दशकों तक उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, उन्हें भारत के संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन के कारण सशक्त बनाया गया है। इस साल 5 अगस्त का दिन और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि इसी साल हमारा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका जीवन भर का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। दशकों पहले उन्होंने जो सपना देखा था, वो 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से सच हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें हासिल करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर मिले। जम्मू कश्मीर के लोगों के सपने पूरे करने में केंद्र सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादी हिंसा में मारे गए निर्दोष नागरिकों के परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के स्वजनों को सरकारी नौकरी देने का फैसला सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि न्याय, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आतंक पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। ऐसे परिवार थे जो आतंकवादी हिंसा में शिकार हुए और उनके परिजन लंबे समय से राह देख रहे थे
कि जो कानून यहाँ का है उसने उनको सरकारी नौकरी दी है, लेकिन काफ़ी लंबा समय लगा। अब कोशिश हो रही कि हर ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके टेरर विक्टिम के सभी फैमिलीज के निकटस्थ परिजनों को सरकारी नौकरी दी है। उसी क्रम में आज काफ़ी लोगों को नौकरी दी गई है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि केंद्र सरकार के एक फैसले ने 7 साल में घाटी की तस्वीर बदल दी है। शांति और विकास के संकेत मजबूत हुए हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों का असर सिर्फ सरकारी आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि घाटी और जम्मू के रोजमर्रा जीवन में भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा अब बड़ा रूप ले चुका है। हक और न्याय की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। रांची के ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे युवाओं का सब्र अब टूट चुका है और आंदोलनकारी विद्यार्थियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने छात्रों से मुलाकात की और सोरेन सरकार को घेरा। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और घोटाले को लेकर छात्र पिछले 12 दिनों से आंदोलनरत हैं और ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग इस तरीके से फ्रंट में बैठकर स्लोगन के साथ अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। हाथों में तख्तियां, आंखों में भविष्य की चिंता और जुबान पर सिस्टम के खिलाफ आक्रोश। ये तस्वीर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की है। महीनों से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर भटक रहे अभ्यर्थियों ने अब अपने आंदोलन को धार दे दी है। धरने पर बैठे छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक सरकार हम लोग की मांगे क्यों नहीं पूरी कर लेती तब तक हम लोग यहाँ पे अड़ी रहेंगे, अन्न त्याग देंगे। बहुत सारी रणनीति बना के देखी, लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है बातों को। कुछ भी हम बच्चों के हित में नहीं सोच रही है, तो ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुने। वहीं सोनम वांगचुक ने भी झारखंड में छात्रों को समर्थन देने का वादा किया है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता और JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो की सोनम वांगचुक से बात हुई और फिर उनके कहने पर ही पानी तो पी लिया, लेकिन भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। पहले तो आंदोलन को समर्थन किए और मोटिवेट किए। पानी पे अब मेरा हंगर स्ट्राइक जारी रहेगा। छात्रों के इस आंदोलन ने अब राजनीतिक मोड़ भी ले लिया। विपक्ष ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं सत्ता पक्ष सफाई देने में जुटा है। इतना ही नहीं, विपक्ष अनशन पर बैठे छात्रों को सोरेन सरकार द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहा है। 13 दिन से रांची में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे को लेकर के वहाँ छात्र आंदोलनरत हैं। अभी तक उनके मुख्यमंत्री उनसे वार्ता तक नहीं कर रहे हैं। उस पर राहुल गांधी की चुप्पी है, पूरे विपक्ष की चुप्पी है। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले लीक होने का काम किया जाता रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार वहाँ पर छात्रों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। कुल मिला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। वहीं दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर बढ़ चढ़कर न्याय दिलाने की बात करने वाली कांग्रेस को रांची में आंदोलन स्थल पर पहुंचने में 10 दिन से अधिक का समय लग गया। झारखंड में JMM और कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन समाधान निकालने की बजाय कांग्रेस छात्रों के साथ खड़े होने की बात कहकर खाना पूर्ति कर रही है। सरकार की जो अभी कार्रवाई कर रही है वो अपर्याप्त, क्योंकि JCC में जिस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति में, एक्साइज पुलिस की नियुक्ति में, सिपाही की नियुक्ति में, मास्टर की नियुक्ति में जो धांधली हुआ है, और धांधली नहीं, मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल सर्विस को ये लोगों ने बेचा है और उसके बाद कह रहे हैं कार्रवाई हो रहा है। क्या कार्रवाई हो रहा है भाई? ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। हम छात्रों के साथ में खड़े हैं, छात्रों के लिए खड़े हैं, छात्रों की मांगों के साथ सवाल है। छात्रों के एक ही मुद्दे पर जगह और सरकार के हिसाब से अपना नजरिया पेश करने वाला विपक्ष भी सवालों के घेरे में है। बहरहाल छात्रों का यह आक्रोश महज एक धरना नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य की चीख है। अब देखना होगा कि झारखंड सरकार इन युवाओं के जलते सवालों का ठोस जवाब कब तक देती है। दिवाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
संभल में नवंबर 2024 में हुई हिंसा को लेकर गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे पहले से तैयार की गई साजिश काम कर रही थी। रिपोर्ट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई लोगों की भूमिका का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय में गलत जानकारी फैलाई गई थी। आयोग ने यह भी कहा है कि हिंसा के दौरान मृतकों को लगी गोलियां पुलिस की नहीं थी। प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई प्रभावी और संयमित थी। रिपोर्ट के मुताबिक 24 नवंबर 2024 की सुबह बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के आसपास इकट्ठा हुए थे। इसके बाद नारेबाजी, पथराव, गोलीबारी और आगजनी की घटनाएं हुई। भीड़ में शामिल कई लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। हिंसा में 28 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 7 को गोली लगी थी। उपद्रवियों ने पुलिस के हथियार और सामान लूटने की भी कोशिश की थी। दिल्ली में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच आपसी रिश्तों के एक ऐतिहासिक पड़ाव का उत्सव मनाया गया। राजधानी में आयोजित अफ्रीका दिवस 2026 के भव्य समारोह में अफ्रीकी देशों के मिशन प्रमुखों और राजनयिक समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मुख्य रूप से शिरकत की और भारत और अफ्रीका के बीच सदियों पुराने संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अफ्रीका केवल आज के साझेदार नहीं है, बल्कि दोनों सभ्यताओं के लोग हजारों सालों से एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं और यह रिश्ता समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरा है। Africa Day, we all know, commemorates the founding of the Organization of African Unity in 1963. Now, this historic milestone gave institutional expression to the ideals of Pan-Africanism and to the collective aspirations of the African people. India's own relations with Africa, of course, go back into the recesses of history. Indians and Africans have been interacting with each other for millennia. असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई इस बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति, राहत और बचाव कार्यों के साथ साथ प्रभावित लोगों के पुनर्वास की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति और लोगों को दी जा रही सहायता की जानकारी ली। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चराईदेव, शिवसागर और नागालैंड सीमा से सटे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। दोनों नेताओं ने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। जेपी नड्डा पूर्वोत्तर के अपने दौरे के अगले चरण में कल अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागालैंड के मोन जिले में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। जेपी नड्डा ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कोन्याक यूनियन कार्यालय में विस्थापित लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार मोन जिले के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और राहत और पुनर्वास कार्यों में हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस कठिन समय में नागालैंड सरकार के साथ मिलकर प्रभावित परिवारों तक आवश्यक मदद पहुंचाने के लिए काम कर रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके से कोलंबो में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और भारत की सहायता से चल रही विकास परियोजनाओं समेत प्रमुख द्विपक्षीय परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद दोनों देशों ने भारतीय रुपए में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौते चक्रवात दित्वाह के बाद भारत की ओर से दिए गए 450 मिलियन डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज का हिस्सा हैं। इन क्रेडिट लाइंस के जरिए चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और आवश्यक खरीद कार्यों को समर्थन दिया जाएगा। भारत और श्रीलंका ने सहयोग को दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी का हिस्सा बताया। देश के प्रमुख सांख्यिकीय और डेटा विज्ञान संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के लिए सरकार नया कानूनी ढांचा तैयार करने जा रही है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026 को 3 अगस्त 2026 को लोकसभा में पेश किया गया है।
और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने संसद के मानसून सत्र के दौरान इसे सदन में रखा। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट विधेयक 2026 का उद्देश्य संस्थान को मौजूदा सोसाइटी आधारित व्यवस्था से निकालकर एक वैधानिक बॉडी कॉर्पोरेट का स्वरूप देना है, ताकि बदलती तकनीकी और वैश्विक जरूरतों के अनुरूप इसकी कार्यप्रणाली को और आधुनिक, स्वायत्त तथा जवाबदेह बनाया जा सके। प्रस्तावित विधेयक के तहत ISI का प्रशासन विभिन्न वैधानिक निकायों के माध्यम से संचालित होगा। इनमें विजिटर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अकादमिक काउंसिल, निदेशक, मैनेजमेंट काउंसिल, सेंटर डायरेक्टर और रजिस्ट्रार जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं शामिल होंगी। भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे, जबकि 11 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स संस्थान का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा। इसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, बाहरी विशेषज्ञों और संस्थान के आंतरिक सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। विधेयक में निदेशक को संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाने का भी प्रावधान है। उनकी नियुक्ति बोर्ड करेगा, लेकिन इसके लिए विजिटर की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। वहीं अकादमिक मामलों के संचालन के लिए अकादमिक काउंसिल को प्रमुख शैक्षणिक निकाय बनाया जाएगा। संस्थान के विभिन्न केंद्रों को वित्तीय, प्रशासनिक और अकादमिक स्तर पर अधिक स्वायत्तता देने का भी प्रस्ताव है, ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित हो सके। सरकार का कहना है कि ये विधेयक केवल संस्थागत सुधार तक सीमित नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्रिप्टोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान को भी नई दिशा देगा। इसके तहत सांख्यिकीय विज्ञान की परिभाषा का विस्तार किया जाएगा, जिससे संस्थान पारंपरिक सांख्यिकी के साथ साथ नई उभरती और विधाओं में भी डिग्री प्रदान कर सकेगा। विधेयक में जवाबदेही को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। संस्थान की कार्यप्रणाली की समीक्षा, दीर्घकालिक योजनाओं का मूल्यांकन, वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट और वित्तीय रिपोर्ट की व्यवस्था होगी। साथ ही भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा संस्थान के खातों का ऑडिट किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस नए कानूनी ढांचे से इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वैश्विक स्तर पर सांख्यिकी विज्ञान और डेटा विज्ञान के क्षेत्र में अपनी भूमिका को और मजबूत करेगा। साथ ही देश में AI और डेटा आधारित अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले डेटा वैज्ञानिकों और सांख्यिकी विदों की नई पीढ़ी तैयार करने में भी ये संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। I rise to move for leave to introduce the Indian Statistical Institute Bill 26 to provide for a comprehensive statutory framework to the Indian Statistical Institute to excel as a globally recognized center in statistical sciences and allied fields, and to provide for matters connected therewith or incidental thereto. पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार द्वारा तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर की गई टिप्पणियों को भारत ने सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बेतुकापन और भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने का असफल प्रयास बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान द्वारा तथाकथित यौम इस्तेहसाल मनाए जाने और उसके माध्यम से भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के प्रयासों को खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। रणधीर जायसवाल ने अपने बयान में कहा कि 5 अगस्त 2019 को किए गए संवैधानिक परिवर्तन भारत का पूर्णतः आंतरिक मामला है। इन फैसलों से क्षेत्र में अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक विकास, सुशासन और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान झूठ और भ्रामक प्रचार के जरिए अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड और आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी पहचान से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हाल के सप्ताहों में शांतिपूर्ण नागरिक अधिकार आंदोलनों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने घातक हिंसा, लक्षित हत्याओं और कड़े प्रतिबंधों का सहारा लिया, जिससे पाकिस्तान की दोहरी नीति उजागर होती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान से कहा कि वो कूटनीतिक दिखावे के बजाय POJK में रक्तपात रोकने, अपनी धरती से संचालित आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने तथा अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तत्काल खाली करे। उन्होंने कहा कि दुनिया अब इस तरह के सुनियोजित प्रचार से भ्रमित होने वाली नहीं है। ई उपहार पोर्टल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त उपहारों की नीलामी के तीसरे संस्करण की आज से शुरुआत हो चुकी है। इस बार कुल 300 उपहारों को नीलामी के लिए रखा गया है, जिनका कुल रिजर्व मूल्य करीब 40 लाख रुपए है। नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग छात्राओं की शिक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य जैसे समाज कल्याण के विभिन्न कार्यों के लिए किया जाएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विजन है कि राष्ट्रपति भवन को वास्तव में राष्ट्र का भवन बनाया जाए, यानी एक ऐसा जन भवन जो देश के हर नागरिक का हो। राष्ट्रपति के इसी विजन के तहत ई उपहार के तीसरे संस्करण की शुरुआत की गई है। तीसरे संस्करण में राष्ट्रपति को प्राप्त 300 उपहारों की नीलामी की जाएगी, जो भारत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं, शिल्प कौशल और कूटनीतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। उपहार.राष्ट्रपतिभवन.gov.in पोर्टल पर नीलामी प्रक्रिया 5 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगी। ये एक अनूठी पहल है जिसके तहत नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग समाज कल्याण के विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। ई उपहार का जो मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे पास माननीय जो राष्ट्रपति महोदय है और हमारे जो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स थे, उनको जो मिले हुए जो गिफ्ट है, जो देश के अंदर जो गिफ्ट मिलते हैं, उनको हम एक कमेटी के थ्रू सिलेक्ट करवाते हैं और उनमें से जो बेस्ट गिफ्ट होते हैं उन गिफ्टों को हम पब्लिक ऑक्शन के लिए देते हैं और इससे जो भी धनराशि हमें मिलते हैं उसको हम एक सोशल कॉज के लिए देते हैं। तो मेन इशू ये होता है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो राष्ट्रपति को जो मिले हुए जो ये धरोहर है, ये थोड़ा सा लोगों के पास भी जाए और एक सौभाग्य की तरफ से लोग रखे भी, और इससे जो पैसे आते हैं उसको एक अच्छे काम के लिए हम दे पाए। ई उपहार पहल की शुरुआत 2024 में हुई थी। शुरू के 2 संस्करणों में राष्ट्रपति को मिले 413 उपहारों की नीलामी की गई, जिससे करीब 76 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस राशि का उपयोग स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों समेत समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विजन के मुताबिक ई उपहार के तीसरे संस्करण से प्राप्त समूची राशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समुदायों की छात्राओं की शिक्षा, छात्रवृत्ति और कौशल विकास के साथ साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के उपचार के लिए किया जाएगा। इस बार की जो ये जो इसकी प्रोसेस, जो इसकी जो पैसे आएंगे, वो हम 2 इम्पोर्टेंट काम के लिए देने वाले हैं। एक तो है जो पैलिएटिव केयर है, जो कैंसर केयर है, इस पे जो बच्चे थोड़ी मतलब इस टाइप की जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के साथ जूझ रहे हैं उनके लिए देंगे। और दूसरा हमारा एक कॉज है कि हम जो गर्ल्स है, जो मतलब जनजाति जो लड़कियां हैं जो अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनकी जो और भी जो इनकी जो एजुकेशनल डेवलपमेंट जो होना चाहिए, इन 2 कॉज के लिए हम ये पैसे मतलब देने के लिए सोच रहे हैं। ई उपहार के तीसरे संस्करण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में मिले स्मृति चिन्ह, श्री राम दरबार और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिकृति, भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलराम के धान से निर्मित शिल्प और अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति जैसे कई उपहारों को नीलामी के लिए रखा गया है। सभी 300 उपहारों का कुल रिजर्व मूल्य करीब 40 लाख रुपए रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के मौके पर शुरू हुई ये पहल लोक सेवा, समावेशिता और साझा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना को दर्शाती है। निशान सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत तेलंगाना के हैदराबाद में 4 और 5 अगस्त को दूसरी ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने किया। बैठकें भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के अनुरूप आयोजित की गई और इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, भ्रष्टाचार रोधी एजेंसीज, वित्तीय खुफिया इकाइयों और कानून प्रवर्तन संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस 2 दिवसीय बैठक में सदस्य देशों ने भ्रष्टाचार से निपटने, वित्तीय अपराधों पर लगाम लगाने और अवैध संपत्तियों की वसूली को लेकर रणनीतियों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई है। इस बैठक में ब्रिक्स के 11 सदस्य देश के प्रतिनिधि सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और लोगों के बीच जुड़ाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन कर रहे हैं। इस बैठक के बाद एक घोषणा पत्र भी जारी होगा जो ब्रिक्स ढांचे के भीतर बेहतर सांस्कृतिक सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण और भविष्य का रोड मैप निर्धारित करेगा। आज और कल संस्कृति कार्य समूह की बैठक होगी और 8 तारीख को ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक होगी। बैठक में ब्रिक्स के 11 सदस्य देश के संस्कृति मंत्री, उप मंत्री और प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक में शामिल हो रहे डेलीगेट्स और संस्कृति मंत्री यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका और
सांची का भी दौरा करेंगे। मेहमानों को औपचारिक बैठकों के साथ साथ भोपाल के ऐतिहासिक वैभव और प्राकृतिक सौंदर्य से भी रूबरू करवाया जाएगा। मेहमानों को मालवी, बुंदेली और निमाड़ी जैसी आंचलिक शैलियों के प्रमाणिक स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद भी चखाया जाएगा। 6 अगस्त को भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का भी आयोजन होगा, जिसमें ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि जो विषय चर्चा के लिए बैठक में रखे गए हैं उनको लेकर भारत गंभीर है। सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनाने के प्रयास इस बैठक में किए जाएंगे। ये कल्चर ट्रैक की सबसे महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि ये तीसरी और अंतिम बैठक है जिसमें मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी, चर्चाएं हो पाएंगी और हम उम्मीद करते हैं कि आज से जो बैठक शुरू हुई है उसमें हम कंसेंसस बिल्ड कर पाएंगे और हम कम्युनिके जल्दी से फाइनल कर लेंगे। भारत के लिए भी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारे कल्चरल ऑब्जेक्ट्स विदेशों में चले गए उनका रिपैट्रिएशन हो, जो हमारा यूनेस्को में मल्टीनेशनल नॉमिनेशंस हैं उसमें सहयोग हो, फिर हमारी मैन्युस्क्रिप्ट और जो हमारी हेरिटेज है, जो पुरातात्विक हेरिटेज है, उसमें हम सहयोग कर सकें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम समारोह में शामिल होने के लिए देश भर के विशिष्ट प्रतिभाओं को आमंत्रित किया गया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले लाजघटा गांव के युवा आकाश गुप्ता को इस समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से विशेष आमंत्रण मिला है। भारतीय डाक विभाग के कर्मचारी ने आकाश गुप्ता को विशेष आमंत्रण पत्र सौंपा। ऐतिहासिक मनोरमा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए आकाश और उनकी टीम द्वारा चलाए गए अभियान की पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सराहना की थी और अब 15 अगस्त के राष्ट्रीय समारोह के लिए मिले इस आमंत्रण से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी टीम को ये जान लीजिए, जब हमने ये सफाई का अभियान शुरू किया था तब से लेकर आज तक हमें 4 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और प्रधानमंत्री जी ने अपने 134वें एपिसोड में हमारी नदी सफाई अभियान का जिक्र किया और राष्ट्रपति जी ने भी हमें एट होम रिसेप्शन में इनवाइट किया। उसके लिए हमें दिल से धन्यवाद देते हैं और उन्होंने हमारे इस काम की सराहना करते हुए इतना हमारे लिए किया। हमारे लिए ये गर्व की बात है और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग ऐसे ही और आगे काम करते रहें और अपने देश का नाम रोशन करते रहें। देश के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब निवेशक सिर्फ 100 से भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ के भागीदार बन सकेंगे और वो भी बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे। आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या है ये म्यूचुअल फंड और आप कैसे ले सकते हैं इसका फायदा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। भारत में रियल एस्टेट हमेशा से पसंदीदा निवेशकों में से एक रहा है, लेकिन घर, ऑफिस या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बड़ी रकम यानी ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी को जल्दी बेचना आसान नहीं होता और एक ही एसेट में पैसे लगाने का रिस्क भी रहता है। पर अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए एक नया विकल्प भी आ गया है। अब आप बिना सीधे प्रॉपर्टी खरीदे म्यूचुअल फंड के जरिए भी रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ में निवेश कर सकेंगे। दरअसल ईडलवाइज म्यूचुअल फंड देश का पहला रिट्स ओरिएंटेड इंडेक्स म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहा है, जिसका न्यू फंड ऑफर यानी NFO 5 से 19 अगस्त तक निवेश के लिए खुला रहेगा। इसके जरिए अब निवेशक सिर्फ 100 रुपए से भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ के भागीदार बन सकेंगे और वो भी बिना किसी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे हुए। ईडलवाइज निफ्टी रिट्स एंड रियलिटी इंडेक्स फंड नया फंड जो है कैसे काम करेगा और कैसे आप इसमें निवेश कर पाएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन पहले बता देते हैं कि रिट्स क्या होता है। रिट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसी निवेश व्यवस्था है जो बड़े कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट्स में निवेश करती है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग, IT पार्क, शॉपिंग मॉल, वेयर हाउसेस, लॉजिस्टिक पार्क। रिट्स इन संपत्तियों को किराए पर देकर आय अर्जित करती है और उस आय का बड़ा हिस्सा निवेशकों में वितरित किया जाता है। यानी निवेशक बिना खुद प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट से जुड़ी इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा उठा सकते हैं। अब तक रियल एस्टेट में निवेश करना मुश्किल था, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाखों करोड़ रुपए की जरूरत, प्रॉपर्टी तुरंत बेचना भी आसान नहीं और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसका रखरखाव, टैक्स और कानूनी प्रक्रियाओं का भी खर्चा। लेकिन नया फंड इन मुश्किलों को कम करता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें निवेश
जो है सिर्फ 100 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही निवेशक को अलग अलग रेट्स चुनने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इंडेक्स के अनुसार फंड अपने आप निवेश करता रहेगा। इस फंड में केवल रिट्स ही नहीं बल्कि रियल्टी कंपनियां भी शामिल होंगी, यानी निवेशकों को पूरे लिस्टेड रियल एस्टेट इकोसिस्टम का एक्सपोजर मिलेगा। अब सवाल आता है कि ये फंड कहां निवेश करेगा। आपको बता दें, फंड का पोर्टफोलियो कुल 15 सिक्योरिटीज का होगा। इनमें कम से कम 60% निवेश रिट्स में होगा, जबकि 40% निवेश रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर्स में किया जाएगा। किसी भी एक कंपनी में ज्यादा निवेश नहीं होगा, जिससे रिस्क कम होगा। किसी एक सिक्योरिटी में अधिकतम 15% निवेश होगा और एक ही प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों में भी निवेश की सीमा तय रहेगी। इससे पोर्टफोलियो ज्यादा बैलेंस्ड रहेगा। भारत के रिट्स बाजार अभी विकसित देशों की तुलना में शुरुआती चरण में हैं। भारत में फिलहाल 6 लिस्टेड रिट्स हैं, जिनका अनुमानित मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 19 अरब डॉलर है। वहीं अमेरिका के 196 लिस्टेड रिट्स हैं, जिनका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि भारत के रिट्स बाजार में आगे भी तेजी से विस्तार की अगर देखी जाए तमाम संभावनाएं नजर आती हैं। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी के पीछे 5 बड़े कारण हैं। इनमें तेजी से बढ़ता शहरीकरण और लोगों की बढ़ती आय, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी की वजह से ऑफिस स्पेस की बढ़ती मांग, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का विस्तार और इंस्टीट्यूशनल कैपिटल में बढ़ोतरी शामिल है। वहीं जानकारों की माने तो निवेशकों को टैक्स और लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का बेहतर लाभ मिल सकता है। निवेश के दौरान हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये फंड रियल एस्टेट में निवेश का आसान विकल्प तो देता है, लेकिन रिस्क फ्री नहीं है। रिट्स और रियल्टी शेयरों की कीमतें बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए सभी तथ्यों को जानकर ही आप इसमें निवेश करें। देश में प्रसारण सेवाओं के आधुनिकीकरण को गति देने के लिए सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत प्रसार भारती के प्रसारण ढांचे का विकास, आधुनिकीकरण और उन्नयन किया जा रहा है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि योजना के तहत बजटीय आवंटन, वास्तविक व्यय और राजस्व से जुड़ी जानकारी प्रसार भारती की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह भी बताया कि पिछले 1 वर्ष में प्रसार भारती की संपादकीय स्वायत्तता या कार्यप्रणाली को लेकर पत्रकारों, कर्मचारियों या मीडिया संगठनों से कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लेह पैलेस में आयोजित दपाल डॉम दुस्तोन 2026 समारोह में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने लद्दाख के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व में लद्दाख के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रतीक है। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने दपाल गाम अवार्ड 2026 प्रदान किए जाने की घोषणा ग्यालवांग द्रुक्पा रिनपोचे के लिए की। ये सम्मान उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण तथा विरासत संरक्षण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दपाल गाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 महावीर चक्र विजेता स्वर्गीय कर्नल सोनम वांगचुक को प्रदान किए जाने की घोषणा की। यह सम्मान उनके अद्वितीय साहस, उत्कृष्ट सैन्य सेवा और राष्ट्र के प्रति अमूल्य योगदान के सम्मान में दिया जाएगा। समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि 5 अगस्त लद्दाख के इतिहास का एक निर्णायक दिवस है। उन्होंने कहा कि दपाल गाम दोस्तोन आज केवल एक उत्सव नहीं बल्कि लद्दाख की पहचान, संस्कृति, धैर्य और सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतीक बन चुका है तथा ये यहाँ के लोगों की एकता को भी सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख ने परिवर्तन, दृढ़ता और सामूहिक प्रगति की उल्लेखनीय यात्रा तय की है। 5 अगस्त 2019 यह तारीख लद्दाख के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जिसने हमारी विकास की यात्रा को नई दिशा, नई गति और नई पहचान दी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में इसी दिन लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। यह केवल एक प्रशासनीय निर्णय नहीं था, बल्कि लद्दाख के लोगों की दशकों पुरानी आकांक्षाओं को साकार करने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। पिछले 7 वर्षों में लद्दाख ने विकास के लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है।
नेटफ्लिक्स के भारत में 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक विशेष फायरसाइड चैट का आयोजन किया गया। इस संवाद में भारत सरकार ने संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नेटफ्लिक्स के सह सीईओ टेड सारंडोस ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, डिजिटल मनोरंजन के बढ़ते प्रभाव और वैश्विक स्तर पर भारतीय कहानियों की लोकप्रियता पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की विविध संस्कृति, इतिहास और परंपराएं विश्व भर के दर्शकों को आकर्षित करने की अपार क्षमता रखती हैं। उन्होंने फिल्म और ओटीटी मंचों को भारतीय विरासत और पर्यटन के प्रचार प्रसार का प्रभावी माध्यम बताया। प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये मंत्र रहा है कि हम किसी भी विषय में यदि सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने वर्टिकल्स को बढ़ाना पड़ेगा, हमें पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी। अपने पुराने अनुभवों के आधार पर उन्होंने हमें पार्टनरशिप करने की जो सीख दी थी, उसके आधार पर टूरिज्म मिनिस्ट्री ने नेटफ्लिक्स के साथ में जब हमने आज से 1 साल पहले पार्टनरशिप की थी, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट साइन किया था और उसके बाद में नेटफ्लिक्स ने पहले जो 2 वीडियोज़ बनाए थे ITB बर्लिन में मैंने ही उन वीडियोज़ को लॉन्च किया था। और उसके बाद में निश्चित रूप से जिस तरह से नेटफ्लिक्स की भी रुचि बढ़ी है, नेटफ्लिक्स पर देखने वाले लोगों की भारत की तरफ रुचि बढ़ी है। हम भारत के बहुत सारी खूबसूरत जगहों को, भारत के खूबसूरत अनुभवों को, भारत के कल्चरल डाइवर्सिटी को हम जो है दुनिया के सामने इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के साथ में ले जा सकते हैं। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।